लिखो 3D स्लैश एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, 3D स्लैश एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें सबसे पहला वर्ड लिखो डीसी, डीसी ब्रैकेट में लिखना डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब बोर्ड की तरफ देखो, ये डीसी के बारे में बात करेंगे लेकिन 2 मिनट रुक के हमको एक बात बताओ, स्लोप वर्ड याद है आप लोग? और स्लोप से पहले क्या आता था? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, आएंगे डीसी पे भी आएंगे, पहले जरा इनको रिकॉल कर दें कि ये लोग क्या था। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जरा आप याद करें तो क्या था वो? मतलब ऐसा एक्स एक्सिस, ऐसा वाई एक्सिस, कोई भी रैंडम लाइन बना लिया और इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया जो भी एंगल था, ये एंगल कहलाता था एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। क्लियर है? और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की मदद से निकलता था स्लोप। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अगर ये है तो m इक्वल टू tan थीटा, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। मेरे को एक बात बताओ, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का पर्पस क्या है, क्या करते हैं ये? हमको क्या बताता, क्या कुछ काम है इसका कि ऐसी बेकार चीज है? पढ़ाया गया तो काम तो होगा ही। स्लोप बताता, स्लोप का क्या पर्पस है? मतलब आप जरा सोचें कि लाइन के विषय में कौन सा प्रॉपर्टी ये आपको एकदम अच्छे से बता रहा है कि ये जान गए, मतलब वो चीज समझ में आ गया आपको। स्लोप नहीं, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि यदि आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम मालूम है आपका, कि आपका एक्स एक्सिस कहाँ है और आपका वाई एक्सिस कहाँ है, और आपको अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मालूम है आपको अपने लाइन का, तो आप, मैं समझता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपका लाइन इस प्लेन में कैसे ओरिएंटेड है, कितना टिल्टिंग पोजीशन में आपको उसको बनाना है, उस चीज का क्लियर आइडिया देगा आपको। ये चीज आया समझ कि नहीं आया समझ? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिसाइड्स द ओरिएंटेशन ऑफ अ लाइन इन 2 डायमेंशन। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हर यूनिक लाइन का अपना अपना यूनिक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। बात आया समझ? जो लोग पैरेलल होगा एक दूसरे से, उनका ओरिएंटेशन सेम होगा, इसीलिए उनको अपन कहते हैं कि पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। ये सारा बात याद है आप लोग को? तो जो काम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का या स्लोप का 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में है कि लाइन का बनने में ओरिएंटेशन डिसाइड करना, डीसी का भी सेम पर्पस है। डीसी इज समथिंग दैट विल डिसाइड द ओरिएंटेशन ऑफ अ वेक्टर और अ लाइन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा है कि पूरा है? 2 डायमेंशनल स्पेस में या 2D ज्योमेट्री में जो काम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन करता था या स्लोप करता था, वही काम 3D ज्योमेट्री में कौन करेगा? डीसी करेगा। क्या ये चीज क्लियर है आप लोग को? अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में। पहले अपन जानेंगे कि वेक्टर के लिए डीसी का क्या मतलब है, फिर अपन जानेंगे लाइन के लिए डीसी का क्या मतलब है, और कितने तरीके से डीसी को निकाला जा सकता है किसी वेक्टर के लिए या किसी लाइन के लिए। फिर आगे धीरे धीरे बात को बढ़ाएंगे। जैसे एक बात याद करो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मालूम होने पे आप एक चीज सोचो कि स्लोप कितने तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो डायरेक्टली m इक्वल टू tan थीटा, एक तरीका और था ना मेरे पास, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। क्लियर है? लेकिन क्या इन दोनों सिचुएशन में स्लोप का अंडरस्टैंडिंग चेंज हुआ? मैं ये फॉर्मूला यूज करूं या वो फॉर्मूला यूज करूं, सेम ही स्लोप निकलेगा कि अलग अलग निकलेगा? सेम ही निकलेगा। एकदम सेम टू सेम बात डीसी को लेके, कि डीसी का पहले मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा कि व्हाट इज डीसी, तब डीसी को निकालने का अपन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीका सीखेंगे कि डीसी निकाला कैसे जा सकता है। पहले वेक्टर के लिए स्टडी करेंगे और फिर धीरे धीरे लाइन के लिए स्टडी करेंगे। क्या आप लोग एनालॉजी लगा पा रहे हैं? कोई कैसे ये उससे रिलेटेड है? क्लियर है पक्का? अब सुनो बात, सबसे पहले चर्चा करते हैं वेक्टर्स के ऊपर। सपोज करो कि ये जो है ना आपका राइट हैंडेड सिस्टम है। लेट अस कंसीडर दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। क्लियर है? बाहर खड़ा हो जाओ, ये पकड़, ध्यान से सोचिएगा, यहां लगा लेंगे एकदम ऐसे, मतलब ऐसे पकड़, ऐसे। ये लाल पेन को देखिए आप, ध्यान से देख, इसको देख के यहां से जा रहा हो तो खड़ा कर दिया, देख रहे हैं आप लोग? ठीक है, लाल के संग में मैं अपना इसको भी लगा लेता हूं। इसको देखो ऐसे लगाते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है,
मेरा ये दोनों उंगली जो मैंने आपको पहले दिखाया था, एक बार हटा देख लीजिए फिर से, ये एक उंगली, ये एक उंगली और ये एक मार्कर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये इसीलिए बिकॉज एक्स क्रॉस वाई करने पे जेड आना चाहिए, तो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है ना। आई एम जस्ट आस्किंग वन थिंग, लगा ये एक वेक्टर है जो इस 3 डायमेंशनल स्पेस में, जो ना इस सिचुएशन में आप ना ध्यान से नोटिस कीजिएगा कि इस लाल पेन का कोई ना कोई स्पेसिफिक एंगल होगा। अगर ये सही में सिर्फ इसी डायरेक्शन में है तो इसका कोई स्पेसिफिक एंगल होगा एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ। जब तक कोई आदमी सेम डायरेक्शन में नहीं है तब तक उसका हटा सेम एंगल नहीं हो सकता। फिर मान लो कि नया आदमी रहा, नए डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन अलग है। जो लाल पेन का एंगल था एक्स वाई और जेड के साथ, और जो ये सफेद मार्कर का एंगल है एक्स वाई जेड के साथ, क्या वो सेम है? एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट डायरेक्शंस। नाउ देयर इज वन थिंग कि अगर लाल पेन ये सफेद मार्कर कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, जब तक ये उस डायरेक्शन को मेंटेन करेगा तब तक ये एंगल चेंज नहीं होगा। मान लो कि ये यहाँ पे वेक्टर का अपन जानते हैं कि शिफ्टिंग संभव है, ये यहाँ पे है, इसको ना मैं एकदम इसी के पैरेलल ऐसे ऐसे यहाँ उठा लूं, क्लियर है? फिर भी ऐसा नहीं कि एंगल बदल गया उसका, फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम को वहां ले जाऊंगा, एंगल उतना ही बनेगा। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? मतलब हर वेक्टर का जो आप 3D ज्योमेट्री में इमेजिन करेंगे कोई ना कोई स्पेसिफिक ओरिएंटेशन तो होता है, और ये ओरिएंटेशन पहले मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि इस एंगल से डिसाइड होता है। सही कह रहे हैं कि सही नहीं कह रहे? भाई हर पर्टिकुलर डायरेक्शन का अपना अपना स्पेसिफिक एंगल होगा। जैसे आप डायरेक्शन बदलेंगे वो एंगल बदल जाएगा, हल्का फुल्का भी अगर आप इसको हिला दोगे तो वो जो एंगल से वो चेंज हो जाएगा। सो एवरी डायरेक्शन हैज अ यूनिक ओरिएंटेशन, वी कैन से। क्लियर है? अब बैठ जाओ। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज डीसी। डीसी इज अ सेट ऑफ 3 numbers which specifies the orientation of a vector or a line in space। फिर से कहते हैं, ध्यान से सुनो, आपको समझ में आया ना कि स्पेस में अलग अलग वेक्टर, अलग अलग लाइन, अलग अलग ओरिएंटेशन। ठीक है? डीसी एक सेट ऑफ 3 नंबर है। क्लियर है? जो 3 नंबर मिलके क्या करेगा बताओ? किसी भी वेक्टर का या फिर लाइन का स्पेस में ओरिएंटेशन डिसाइड करेगा कि वो लाइन स्पेस में कौन से डायरेक्शन में मौजूद है, क्योंकि स्पेस में डायरेक्शन मापना बहुत मुश्किल है। बात आया समझ? 2D में बहुत सिंपल है, एक मालूम पड़ा दूसरा मालूम पड़ जाएगा। 3D में सोचो, 3D में नहीं संभव है ये चीज। आया समझ के नहीं आया समझ? सो इफ समबडी आस्क्स यू कि व्हाट इज डीसी, क्या बोलोगे उसको? इट इज अ सेट ऑफ 3 numbers दैट डिसाइड्स द ओरिएंटेशन ऑफ अ वेक्टर और अ लाइन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये तो हो गया डेफिनेशन कि वो क्या होता है क्या नहीं होता है। अब सुनेंगे कहानी कि भैया निकाला कैसे जा सकता है। बात आया समझ? एकदम ध्यान से सुनो। इसको निकालने का ना 2 तरीका। पहला तरीका, अगर किसी भी वेक्टर का डीसी चाहिए, कुछ मत करो, उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो। मान लो मैं आपको एक वेक्टर दे दूं, आई टोपी प्लस जे टोपी प्लस के टोपी, इट इज अ वेक्टर। ठीक है? और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इस वेक्टर का डीसी क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको शांति से इसको पहले कन्वर्ट करना है यूनिट वेक्टर। कैसे करेंगे? बहुत अच्छे से हमको आता है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड will represent a unit vector। क्लियर है? So what will be the unit vector in the direction of I plus j plus k? 1 by root 3 I, 1 by root 3 j, 1 by root 3 k। फिर कोई हमसे पूछे what is the DC of this vector? 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3, बस। Components of a unit vector is nothing but its DC। और एक खास बात, जब आप पॉइंट लिखना चाहते हैं, मान लो कि मेरे को स्पेस में ना पॉइंट लिखना है 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3, तो पॉइंट लिखते समय क्या होगा कि ये तीनों बात लिखेंगे, आगे एक ब्रैकेट पीछे एक ब्रैकेट लगाएंगे। लेकिन ये आगे पीछे का ब्रैकेट अगर उड़ा दोगे तो वो डीसी है। डीसी के आगे पीछे ब्रैकेट नहीं होता, जस्ट 3 नंबर का एक सेट होता है जो एक जगह लिखा जाता है। ध्यान से सुनो, यदि कहीं पे भी मैं लिखूं ऐसे 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3 ब्रैकेट के अंदर, तो ये है मेरे लिए पॉइंट इन 3D स्पेस। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3, ये है डीसी। क्लियर है?
आया समझ के नहीं आया समझ? फिर से दोहराते हैं, देखो बताओ डीसी का मतलब क्या होता है? अ सेट ऑफ 3 नंबर्स दैट विल डिसाइड द ओरिएंटेशन ऑफ अ वेक्टर और अ लाइन इन 3D स्पेस। अच्छा, उसके बाद में हम सीख रहे हैं पहला मेथड, और अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूं ये सारा चर्चा वेक्टर को लेके है। किसको लेके है? वेक्टर को लेके है। वी आर स्टडिंग अबाउट फाइंडिंग डीसी ऑफ अ वेक्टर एंड आई एम टीचिंग यू मेथड नंबर 1। यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट है उसका डीसी। दोहराओ मेरे साथ, फिर बोलो। कोई भी हमको वेक्टर पकड़ाया कंपोनेंट फॉर्म में और पूछ लिया है डीसी, कुछ नहीं करना है, वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। जो आई कैप का कंपोनेंट है, जो जे कैप का कंपोनेंट है और जो के कैप का कंपोनेंट है, वही बन गया मेरे लिए क्या? डीसी उस वेक्टर का। क्लियर हुआ? ये था एक बात। दूसरा बात है कि अगर आपको अपने वेक्टर का एंगल दिया हुआ है, दैट योर वेक्टर इज मेकिंग विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इन दैट केस योर डीसी विल बी cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। एक तरीका है कि वेक्टर देगा कंपोनेंट फॉर्म में और पूछेगा डीसी। दूसरा तरीका है कि वेक्टर नहीं देगा, बोले कि देखो तुम्हारे पास एक वेक्टर है जो x के साथ में 45 डिग्री पे है, y के साथ में मानो 60 डिग्री पे है एंड z के साथ में मानो कि कुछ एक 75 या 80 डिग्री पे है, बताओ उसका डीसी क्या होगा? तो हम कहेंगे कि देखो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, बस कॉमा कॉमा देके लिख देंगे। वहां पे ब्रैकेट लगाएंगे क्या? ब्रैकेट लगाने से क्या हो जाएगा? वो पॉइंट बन जाएगा। लेकिन हमको क्या पूछा है? वो डीसी, तो हम तो डीसी बताएंगे। क्या वेक्टर का डीसी निकालना समझ में आया? कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 2 तरीके से। थोड़ा आया कि पूरा आया? ठीक है, वेरी गुड। फिर से ना स्टार्टिंग से डिस्कशन करते हैं। व्हाट आर वी ट्राइंग टू स्टडी? चैप्टर का नाम पढ़, application of a vector. What is the first thing that we are trying to study? DC. What is DC? Direction cosine. How can it be described? It is a set of 3 numbers that will decide the orientation of a vector or a line in 3D space. Clear है? First we are studying about vectors. मैंने DC of vectors. I have taught you 2 methods. First method is component फॉर्म में अगर वेक्टर दे तो वेक्टर को किस में कन्वर्ट करो? यूनिट वेक्टर में। जो आई जे के का कोफिशिएंट है वही है आपका डीसी। क्लियर है? दूसरा मैंने क्या सिखाया? अगर वेक्टर दे और बोले कि देखो तुम्हारा वेक्टर अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है एक्स वाई और जेड के साथ, तो हमारा डीसी हम क्या कहेंगे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इज देयर एनी डाउट रिलेटेड टू दिस? एनीवेयर? सब क्लियर है 100%? वेरी गुड। अब ना एक आध बात है, सिंपल डीसी का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन जो है वो है L, M, N। एक होता है ना हर चीज का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। जैसे दिमाग में स्लोप आता है, आप क्या लिख देते हैं? स्मॉल m लिख देते हैं। तो वैसे ही जब कभी भी दिमाग में डीसी आएगा तो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन अल्फाबेटिकली L, M, N से किया जाएगा। किससे किया जाएगा बताओ? L, M, N से। अच्छा, जो मैंने एंगल और नौटंकी बताया आपको, उसके हिसाब से L मतलब क्या होना चाहिए? वेरी गुड। M मतलब? N मतलब? कॉस गामा। अच्छा, मेरे मन में ना यार एक और विचार है। विचार ये कि यदि ये सच में डीसी है, फिर से कहता हूं, यदि ये सच में डीसी है तो Li प्लस MJ प्लस NK, आपको लगता है कि ये यूनिट वेक्टर रहा हो? तभी तो L, M, N क्या बना? आपका डीसी बना। अच्छा, सही में यदि ये यूनिट वेक्टर रहा होगा, क्या रहा होगा ये? थोड़ा जोर से बताओ, और जोर से। मतलब इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 होना चाहिए। बोलो हाँ सर। अरे क्या सिखाया था इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका? ओहो, छाती को ठंडक मिलना चाहिए, जोर से बताओ। रूट ओवर L स्क्वायर प्लस इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू। ये है खतरनाक डेंजरस प्रॉपर्टी। बात आया समझ? 2 डायमेंशन में यदि मैं आपको बताऊं कि आपका लाइन है एक जो x के साथ में 30 डिग्री बना रहा है, बताओ y के साथ में कितना बनाएगा? खट से आप कहेंगे सर 60। खुश? मैं बोलूं कि देखो सुनो, 3 डायमेंशन में आपका लाइन x के साथ 30 डिग्री बना रहा है, बताओ y के साथ कितना बना रहा होगा? आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं? नहीं मालूम। मतलब ऐसा है कि 2D में हमको मालूम है कि x और y के साथ वाला जो एंगल है वो अल्टीमेटली मिला के 90 होना चाहिए। 3D में ऐसा बात है नहीं। 3D में ये है जबरदस्त प्रॉपर्टी।
बात आया समझ। और 3D में अगर नौटंकी करना होगा उसको तो 3 एंगल है यहाँ पे, 3 में से कोई 2 वो बताएगा और तीसरा आपसे पूछेगा, और वो जब पूछेगा जब अपन इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, वो हमको बोलेगा कि सुनो एक लाइन है 60 डिग्री एक्स से और 30 डिग्री वाई से, बताओ जेड से कितना बना रहा हो। हम कहेंगे रुको 1 मिनट कैलकुलेशन करके बताते हैं। 60 एक्स से और 30 वाई से, मतलब कॉस अल्फा का वैल्यू हो गया cos 60, कितना आ जाएगा √3/2। फिर कॉस, एक गलती बोल रहे हैं, हाफ होगा। हाँ अरे आप लोग सो रहे हैं, हाफ का स्क्वायर, यहाँ पे भी हाफ का स्क्वायर, जोड़ जाड़ के हमको n² का वैल्यू मिल जाएगा, और जो भी n का वैल्यू आएगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग कॉस गामा, गामा के लिए कॉस इनवर्स जो भी नंबर रहेगा। आया अप्रोच समझ में आप लोग? तो दिस इज अ ग्रैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड टू डीसी ऑफ अ वेक्टर, रिलेटेड टू ये। यहां तक मन संतुष्ट है आप लोग का? कोई समस्या कहीं पे हो रहा है? अब सुनो, अब ना एक घटिया बात करना है हमको, ये बात पता नहीं क्यों स्टूडेंट लोग को समझ में नहीं आता। वैसे मुझे करना नहीं चाहिए, सीबीएसई में ये बात की इतना वो एप्लीकेशन भी नहीं है, सीबा में लेकिन है, ठीक। तो अपन क्या कि ढंग से फिर भी ट्राई करें, पकड़ में गया तो अच्छा बात है, और नहीं तो मतलब इसको बुरे सपने की तरह भूल जाना। ऐसा सोचना भी मत कि सर ने कभी बताया था, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना, ये L, M, N ये क्या था मेरे लिए? बता यार, जोर से बता। डीसी, डीसी किसका? यदि इसको IJK स्वाहा मिल गया, अब यूनिट वेक्टर है, मतलब ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, ठीक है। वेरी गुड, प्लीज ट्राई टू कंसंट्रेट एंड ट्राई टू थिंक वट एवर आई एम टेलिंग। मान लीजिए LI, MJ और NK जो ना ये पेन है, ये मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना रहा होगा? 1। और ये कैसे रहा होगा? इससे कैसे रहा होगा? तो आ जाए एक बार, ये यहीं पकड़ना एकदम जहां पकड़ा रहे हैं, ठीक है। खुश हैं आप लोग? कोई समस्या कहीं पर भी? अच्छा अब सोचो LMN है ना, उसके आगे पीछे ब्रैकेट लगा लिया, कहां है वो पॉइंट? इस पेन का टिप, नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, यही तो खास बात है, इस पेन का टिप। मैं बताता हूं, सुन, पॉइंट का याद करो आप, पोजीशन वेक्टर वाला कंसेप्ट याद करो। पॉइंट को जैसे ही IJK देते थे वो पोजीशन वेक्टर हो जाता था। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो ओरिजिन से कितने दूरी पे है? 1। और इसको ओरिजिन से जोड़ने वाला जो वेक्टर है वो कौन है? LI, MJ, NK। पॉइंट को IJK दे देते हो तो पोजीशन वेक्टर बन जाता है। अब पोजीशन वेक्टर से IJK छीन लोगे तो क्या वो पॉइंट ना बनेगा? बात आया समझ? वो कौन सा पॉइंट है? मतलब इसको ना अपन ऐसा कह सकते हैं कि L, M, N पे ब्रैकेट लगाने के बाद में इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। क्या यहां तक मन संतुष्ट हुआ आप लोग? मन में ऐसा तो नहीं लग रहा कि नहीं सर ब्लफिंग कर रहे हैं आप, तो फ्रॉडगिरी चल रहा है, नहीं सर ठीक से पढ़ा नहीं रहे, ठीक है, सब खुश हैं आप लोग? अब बस नेक्स्ट लास्ट घटिया बात, उसके बाद सब चीज एकदम आराम में। ऐसा सोचो कि वो जो LMN था ना, था तो बैठ जा, छोड़ो इमेजिन करा देंगे। LMN जो था वो किसका कंपोनेंट था? देखो बहको मत बोलो, यूनिट वेक्टर का। और IJK दे देने के बाद वो क्या बन जा रहा था? पोजीशन वेक्टर या यूनिट वेक्टर, कुछ भी कह सकते हैं। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। दो बार बोलो खुद को, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। अब ना मैं कहता हूं कि K से मल्टीप्लाई करो उसको, K से, K फॉर किंग, K से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब K से यदि आप मल्टीप्लाई कर दिए, व्हाट इज द रिजल्टेंट दैट यू आर इमेजिनिंग? अच्छा K छोड़ो, K से मतलब वो मैच होगा। मान लो T से मल्टीप्लाई किया, T कैसे? बोलो जोर से बोलो, T। क्या मिला? क्या होगा? TLI, TMJ, TNK। क्लियर है? Now what is this? From the prospect of vector, it's a vector of magnitude T units, क्योंकि शुरू में यूनिट वेक्टर था, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उतने यूनिट का वेक्टर हो गया। क्लियर है? और उस वेक्टर से IJK छीन लो और कॉमा भी लगा दो,
जैसे आईजे के छीने वो कुछ बन जाएगा, वो अपन अभी थोड़ी देर में बात करेंगे वो क्या बनेगा, ठीक है, उस पर फोकस मत करो। आईजे के छीनों भी ब्रैकेट में भी बंद कर दो। अब ये क्या है, पॉइंट है ये। हाँ गजब बात, के नहीं बेटा टी यूनिट्स, टी से मल्टीप्लाई करने ना वो लाल कलम का काम खत्म, अब सफेद हो गया वो। इधर सोचो कि टी यूनिट से इसका लेंथ, क्लियर है। सो के से मल्टीप्लाई होने के बाद में इट इज रिप्रेजेंटिंग अ न्यू वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन अब मैग्नीट्यूड बढ़ गया इसका। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, टी यूनिट्स है। और इससे यदि मैं आईजे के छीन लूं और ब्रैकेट लगा भी दूं, ये वाला क्या कह सकते हैं इस पॉइंट के बारे में, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट विच इज एट द डिस्टेंस टी यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ L, M, N। नहीं पल्ले पड़ा, माथा भारी तो नहीं हो रहा, शुरू से दोहरा लेते हैं एक बार, आज तो दोहराना ही पड़ेगा। चैप्टर का नाम पढ़िए, सुस्ती मत दिखाइए, ठंड का समय मैं समझ सकता हूं, जोर से। पहला शब्द जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, डायरेक्शन कोसाइन, जिसको अपन कहते हैं डीसी, ठीक है। पहले अपन स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं, पिला दो सर, पीले पीले पीले, एनर्जी ड्रिंक इंपॉर्टेंट है, टेक H2O। खुश, आपको भी चाहिए, ग्लूकोन डी ने घोल के लाया क्या? ठीक, सब तैयार है, बात बढ़ाया गया। हाँ, तो मैं कह रहा था डीसी, डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइन, एंड डायरेक्शन कोसाइन का डिस्क्रिप्शन, जो डेफिनेशन है उसका, वो क्या है, वो है इट्स अ सेट ऑफ 3 नंबर्स व्हिच डिसाइड्स द ओरिएंटेशन ऑफ अ वेक्टर और अ लाइन इन स्पेस। लेकिन डेफिनेशन आज तक कभी हमारे काम नहीं आया, तो आज भी नहीं आएगा। ठीक है, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अपन ने सुना समझा भी, अब उसको वहीं छोड़ दो। अब मुद्दा का बात है कि निकालेंगे कैसे। तो वी आर नाउ ट्राइंग टू स्टडी कि हाउ कैन वी फाइंड डीसी फॉर अ वेक्टर। फॉर फाइंडिंग डीसी ऑफ अ वेक्टर आई हैव 2 मेथड्स। फर्स्ट वन इज, if I know the vector in component form, I will convert it into a unit vector। बस कहानी खत्म। यूनिट वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट्स होगा आईजे के वाला, सबको ले लेंगे, कॉमा कॉमा लगा देंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, तो कहेंगे कि देखो ये जो मिला है यही है डीसी, ठीक है। दूसरा, यदि मैं जानूं कि मेरा वेक्टर एक्स के साथ कितना एंगल, वाई के साथ कितना एंगल और जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा करके हमको जो मिलेगा वही मेरा डीसी होगा। अच्छा, ब्रैकेट में डालना कि नहीं डालना, क्या आईजे के लगाना है, ना ना ना, ऐसा कोई फालतू काम नहीं करना, ठीक है। और डीसी का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन L, M, N, आया समझ। अच्छा, ये L, M, N क्या है, अगर मैं पहले डेफिनेशन के हिसाब से सोचूं तो सेट ऑफ 3 नंबर्स which are depicting or telling me the orientation of a vector or a line in 3-dimensional space। जो मेरा मेथड 1 था डीसी निकालने का, उसके हिसाब से ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यदि मैं इसको आईजे के दे दूं तो ये खुद बन जाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड कितना, 1 यूनिट, तो इसका मॉड लेंगे इक्वल टू 1 होना चाहिए, √L² + M² + N² इक्वल टू 1 होना चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे, ये प्रॉपर्टी, ये बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टी है। और ये डीसी चाहे स्पेस में कहीं पे भी बसा हुआ हो, डीसी के पास में ये प्रॉपर्टी हर हमेशा होगा। आया समझ के नहीं आया समझ, कोई डाउट कहीं पर भी? ओके, इसके बाद में हमने और कुछ फालतू बात की, लाइक L, M, N पे ब्रैकेट लगा देंगे तो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ Li + Mj + Nk विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। अगर हमको एग्जैक्टली 5 यूनिट पे चाहिए या 7 यूनिट पे चाहिए किसी वेक्टर के डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करो, आईजे के छीनो, ब्रैकेट भी छीन लो, कुछ मत छोड़ो उसके पास, तो क्या बन जाएगा, ज्यादा डीसी बनेगा। अब ब्रैकेट यदि छोड़ दोगे तो तब पॉइंट बन जाएगा। ब्रैकेट भी छीन लिए, डीसी बन गया, बाबा टाइप हो गया एकदम, मतलब बस अब घूम रहा है वो। और यदि ब्रैकेट छोड़ दे तो बाबा नहीं बना अभी वो क्या है, पॉइंट है, पॉइंट। खुश हैं आप लोग यहाँ तक, कोई समस्या कहीं पे भी हो रहा है? 100%। अब मैं आपको बताता हूँ लाइन के बारे में। लाइन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे साथ 3 बार दोहराना, बोलो। 3 डायमेंशन में लाइन अपाहिज होता है। फिर बोलो, 3 डायमेंशन में लाइन अपाहिज होता है। फिर बोलो, 3 डायमेंशन में लाइन अपाहिज होता है। देखो, लाइन, कोई भी लाइन जो आप पढ़ना चाहते हैं ना, उसके प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए आप देखेंगे भविष्य में कि हमेशा हमको उसके पैरेलल,
मतलब उसके आगे पीछे, या फिर डायरेक्टली उस पे लाइन कोई ना कोई एक वेक्टर प्रोवाइड किया जाएगा। कभी भी लाइन का स्टडी लाइन की मदद से नहीं हो सकता। लाइन का स्टडी करने के लिए, लाइन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज को डिपिक्ट करने के लिए हमको हमेशा एक वेक्टर का मतलब जरूरत पड़ेगा हमको, ये उसी से उसका स्टडी किया जाता है। बात आया समझ? अब लाइन का जो डीसी वगैरह है, डेफिनेशन तो सेम है, जैसे वेक्टर के लिए था कि इट्स अ सेट ऑफ 3 नंबर्स व्हिच डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ अ लाइन और अ वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस। लाइन में भी वही बोल ही दिया था कि वेक्टर और लाइन दोनों चीज है वहां पे। और इसका डीसी निकालने का जो तरीका है वो बिल्कुल वेक्टर के मदद से। इसमें भी दो तरीका है। पहला तरीका, अगर मेरे को लाइन के पैरेलल या लाइन के डायरेक्शन में डायरेक्टली लाइन से कोइंसाइडिंग, लाइन पे ओवरलैपिंग, हमको ये तो ओवरलैपिंग वेक्टर जो लाइन पे सीधा पड़ा हुआ है कहीं पे, या फिर लाइन से पैरेलल आगे पीछे हमको कोई एक वेक्टर बता दे, इन दैट केस जो वेक्टर का डीसी वही लाइन का डीसी। अब वेक्टर यदि हमको वो दे दिया कंपोनेंट फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर के डीसी के लिए उसको यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मिल गया हमको वेक्टर का डीसी, और जो वेक्टर का डीसी हुआ वही लाइन का भी डीसी होगा। यह है एक तरीका। और दूसरा तरीका है, लाइन के साथ में बस एक ही खेला जा सकता है, वो ये है कि लाइन का भी दोबारा से मान लो कि एक लाइन है और लाइन का भी दोबारा से आपको क्या दे दे, एंगल। जैसे वहां पे भी एक एंगल वाला डेफिनेशन था, तो यहाँ पे भी एंगल दे देगा, अल्फा बीटा गामा। तो उस केस में क्या बोलोगे आप डीसी को, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, सेम टू सेम जैसे उसमें बोल रहे थे। फिर ये पॉइंट वाला नौटंकी इसमें नहीं होता, वो वेक्टर के केस में ही होता है, वेक्टर की मदद से निकलता है। एक खास बात और बता दूं, आप पूछ सकते हैं मेरे से कि सर लाइन अपाहिज क्यों है, और वेक्टर्स में ऐसा क्या खास बात है? वेक्टर्स के पास में मोबिलिटी है, वो मूव कर सकता है। लाइन 3 डायमेंशन में मूव नहीं कर सकता। लाइन का आप सिर्फ इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। बात आया समझ? मेरा एक वेक्टर है छुटकू सा, ये वेक्टर है सपोज करो, यहाँ पे है, मन नहीं लग रहा, कोई दोस्त उस्त नहीं है यहाँ पे, घूमने चला गया, वहां पे भी दोस्त नहीं था, फिर घूमते घूमते यहाँ आ गया, वहां चला गया। जब तक ओरिएंटेशन नहीं बदलूं इसका, तब तक ये कहीं पे भी रह सकता है। लेकिन लाइन खत्म, यहां है, टाना लो जितना टानना है, ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन मोबिलिटी नहीं है इसके पास, ये मूव नहीं कर सकता। एंड दैट इज व्हाई व्हाटएवर स्टडी यू ट्राई टू डू फॉर अ लाइन विल बी डन बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। बात आया समझ? एंड इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या होना चाहिए था, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। कोई समस्या यहां तक कहीं पर भी? पक्का 100%। चलो इतना कहानी लिख लो पहले, फिर अपन बात करेंगे अगले शब्द पे। लिखो डीसी, पहले लिखो डेफिनेशन। डेफिनेशन इसमें लिखो इट इज अ सेट ऑफ 3 numbers. It is a set of 3 numbers which specifies the orientation of a line or a vector in space, of a line or a vector in space, full stop। ये डेफिनेशन था। नीचे लिखो फॉर वेक्टर्स जितना भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया सारा मैं पॉइंट वाइज लिखवा देता हूं, ठीक है? देखो पॉइंट नंबर 1, फॉर अ वेक्टर इन कॉम्पोनेंट फॉर्म, the components of its unit vector, the components of its unit vector will be called its DC, full stop। नीचे के एग्जाम्पल लिखो। Example, if a vector equal to, लिखो I cap plus 2j cap plus 3k cap, then a topi is equal to a vector by mod a vector, is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap by root over 1 plus 4 plus 9, which is equal to root over 14,
नीचे लिखो, इसको ना ढंग से लिखना, लिखो 1/√14 आई कैप प्लस 2/√14 जे कैप प्लस 3/√14 के कैप। 1/√14 आई कैप प्लस 2/√14 जे कैप प्लस 3/√14 के कैप, फुल स्टॉप। ठीक है, नीचे लिखो हेंस DC of a vector is equal to 1/√14 comma 2/√14 comma 3/√14, और ब्रैकेट वगैरह मत लगाना, ब्रैकेट लगाते ही ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 2, if we have a vector which makes angle alpha comma gamma comma beta, मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा comma बीटा comma gamma, हाँ, अल्फा comma बीटा comma gamma with positive direction of x axis comma y axis and z axis, then DC of such vector will be, लिखो, cos alpha comma cos beta comma cos gamma, फुल स्टॉप। नीचे लिखूं for lines वाले में लिखूं, line is a physically disabled person, it cannot move, hence any study of line will be done by the help of a vector lying on it or parallel to it, full stop। नेक्स्ट लिखो, पॉइंट नंबर 1, if a line makes angle alpha comma beta comma gamma, if a line makes alpha comma beta comma gamma with positive direction of x axis comma y axis comma z axis respectively, then its DC will be लिखो cos alpha comma cos beta comma cos gamma फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर 2 लिखो, पॉइंट नंबर 2 में लिखो, if we know a vector on the line or parallel to the line, then DC of this vector will represent DC of the line, will represent the DC of the line,
फुल स्टॉप। देखो ये था वेक्टर के डीसी के बारे में और लाइन के डीसी के बारे में। फिर डीसी का कुछ कुछ कॉमन बात है कि डीसी रिप्रेजेंट होता है L, M, N से। ये सब बात अब लिखेंगे। लिखो रिमार्क्स, रिमार्क्स फॉर डीसी, रिमार्क्स फॉर डीसी, फुल स्टॉप। नंबर वन, its standard representation, its standard representation will be L, M, N, L, M, N, full stop. Number two, clearly Li plus Mj plus Nk, Li plus Mj plus Nk represents a unit vector, hence लिखो mod this equal to 1, मतलब mod Li plus Mj plus Nk is equal to 1. This implies root over L square plus M square plus N square equal to 1. This implies L square plus M square plus N square equal to 1. इसको बॉक्स कर लो रिजल्ट को और स्टार भी लगा लो इस पे, सवाल बनता है इस पे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर कितना होगा ये 3। नेक्स्ट लिखो इफ L, M, N is representing DC, then नीचे लिखना L इक्वल टू कॉस अल्फा, उसके नीचे M इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इज इक्वल टू कॉस गामा, एक बार ना मेरी तरफ देखो इतना सारा चर्चा उर्चा करने के बाद में एक बात तो हमको समझ में आया कि डीसी कहीं ना कहीं अल्फा बीटा गामा पे डिपेंडेंट है। दो अल्फा बीटा गामा हमारे सीन में रहे कि उसी तरीके से हमसे डीसी पूछा जाए, चाहे वो सीन में नहीं रहे। ऐसा भी हो सकता है कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर दिया और आपसे डीसी पूछा, तो वहां पे आप अल्फा बीटा गामा को देख तो नहीं रहे हैं आंख से, आप तो खाली क्या कर रहे हैं कि वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म के यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्लियर है। और वहां से आप कह रहे हैं कि ये अपना डीसी, बट एक्चुअली डीसी आ किस चीज से रहा है, अल्फा बीटा गामा से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, किसी एक वेक्टर का स्पेशलाइज्ड एक वेक्टर का स्पेसिफिक वेक्टर का अल्फा बीटा गामा बदलते रहेगा टाइम टू टाइम कि हमेशा सेम ही रहेगा, कभी वो चेंज तो होगा नहीं। इससे ना मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप लोग एग्री करें, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो डीसी ऑफ अ लाइन और अ वेक्टर इज ऑलवेज यूनिक। किसी एक वेक्टर के पास में एक से अधिक डीसी नहीं हो सकता, बात आया समझ। वाई? बिकॉज वेक्टर का जैसी ओरिएंटेशन बदलेगा, डायरेक्शन बदल गया, वो वेक्टर ही बदल गया, बात आया समझ। तो लिखो इसमें आगे लिखो एंड इट इज ऑलवेज यूनिक, एंड इट इज ऑलवेज यूनिक, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इफ स्मॉल l, स्मॉल m, स्मॉल n, ब्रैकेट मत लगाना, L, M, N are representing DC of a vector or a line, are representing DC of a vector or a line, then अब ब्रैकेट में लिखो इसको, ब्रैकेट L, M, N is representing the coordinates of a point which is at a unit distance, from the origin, और नेक्स्ट पॉइंट लिखो इफ, या ऐसा करो छोड़ो, मैंने बोल लेता हूं, अगर एग्री करते हो तो सीधा ही लिखा देंगे, इतना लंबा पॉइंट नहीं लिखेंगे।
अब जैसे L, M, इन पे ब्रैकेट लगा देने से इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट है, 1 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो इट विल रिप्रेजेंट, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उतने यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। लिखो ऑल्सो सेम में लिख लो, इसी में लिख लो। ऑल्सो किससे मल्टीप्लाई करें बोलो, टी से कर दें। लिखो ऑल्सो ब्रैकेट लगा देना, लिखो TL कॉमा TM कॉमा TN, TN रिप्रेजेंट्स, और ब्रैकेट लगाना इसमें, पॉइंट का बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स of a point which is at a distance of t units from the origin in the direction of Li प्लस MJ प्लस NK, मतलब इस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में होगा वो, और T यूनिट्स के डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, इसके साथ में देखो DC का पूरा नौटंकी खत्म। ठीक, शुरू से लेके अंत तक प्लीज सब चीज को फटाफट पढ़ लीजिएगा। और देखिए कुछ अगर पूछने लायक है तो पूछिए। हेडिंग लिखूं DR, ब्रैकेट में लिखूं डायरेक्शन रेशियो, DR ब्रैकेट में डायरेक्शन रेशियो। इसका भी डेफिनेशन लिखूं, इट इज अ सेट ऑफ थ्री नंबर्स which decides the orientation of a vector or a line in 3D space, a vector or a line in 3D space। ठीक है, मेरे तरफ देखो, ये हो गया इसका डेफिनेशन। जैसे DC जो काम करता है DR भी वही काम करता है। DR लेकिन निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। DC का 2-3 तरीका था, DR का एक ही तरीका है। पहले मैं वेक्टर के लिए बताऊंगा, फिर मैं लाइन के लिए बताऊंगा, फिर DR से रिलेटेड एक आध अपन रिमार्क पे ध्यान देंगे कि क्या रिमार्क है क्या नहीं। वेक्टर के लिए DC निकालने का तरीका था कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में हमको मालूम है तो क्या करें, यूनिट में कन्वर्ट करें, उसका जो स्केलर कंपोनेंट्स होगा उसको अलग से छांट लेंगे, कॉमा कॉमा दे के लिखेंगे, वही रिप्रेजेंट करेगा DC। वेक्टर के लिए DR का मतलब है आप बस IJ के हटा दीजिए, कोई भी आपको यूनिट वेक्टर या कोई भी फालतू चीज में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। जो वेक्टर है उससे यदि सीधा सीधा आप IJ के छीन लेंगे तो जो नंबर्स का सेट निकल के आएगा वही उस वेक्टर का DR है। दोहराते हैं बात को, ध्यान से सुनो। अगर कोई वेक्टर है A वेक्टर इक्वल टू I टू P प्लस 2J टू P प्लस 3K टू P, IJ के हटा लो, क्या बचा 1 2 3, यही है इस वेक्टर का DR। ये वेक्टर का DR निकालने का तरीका है। DR का डेफिनेशन सेम टू सेम एज DC, इट इज ऑल्सो सेट ऑफ नंबर which specifies or signifies the orientation of a vector or a line in 3-dimensional space, and a method to find it is different from DC. This time you just have to remove the I, J and K component, या I टोपी, J टोपी, K टोपी, and whatever number you are left with is representing the DR of your vector। बात आया समझ के नहीं आया समझ, थोड़ा है कि पूरा है? ये मेथड है इसको निकालने का। हाँ कोई कुछ बोल रहा है, बोल क्या चीज, क्या डिफरेंस है मैं बताऊंगा, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा और हमको आगे जाए तो समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस। क्लियर है? DR भी एक सेट ऑफ नंबर है, और DR को निकालने का तरीका क्या था, बस IJ के हटा दो, जो नंबर्स मिलेगा वो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा DR। ये किसके लिए बता रहा था मैं, किसके लिए, वेक्टर के लिए। वेक्टर के लिए एक ही डेफिनेशन दी, मतलब एक ही तरीका है इसको निकालने की, वेक्टर दिखा, कंपोनेंट फॉर्म खोजो उसका, IJ के हटा दो, जो आया वो DR। ठीक है,
लाइन के लिए डेफिनेशन है कि लाइन अपने आप में क्या था, अपाहिज, लाइन खुद तो कुछ कर नहीं सकता। तो लाइन के लिए ऐसा है कि लाइन के ऊपर स्थित, लाइन पे लाइन, ओवरलैपिंग, कोइंसाइडिंग कोई अगर वेक्टर है तो उस वेक्टर का डीआर इस लाइन का डीआर, या फिर उस लाइन के पैरेलल अगर कोई एक दूसरा वेक्टर है तो उस वेक्टर का डीआर और लाइन का डीआर से, वेक्टर का डीआर हमको आता है, आईजे का हटा दो बस हो गया, बात आया समझ। अब सुनते हैं और समझते हैं कि डीआर डीसी में अंतर क्या है। क्लियर है? अब एक बात सोचो, एक लाइन के पैरेलल कितना वेक्टर हो सकता है? इनफाइनाइट वेक्टर हो सकता है। अच्छा, ये जो इनफाइनाइट वेक्टर से होगा, अगर मैं एक बार के लिए सिर्फ लाइक पैरेलल डायरेक्शन में बात करूं, सो डोंट यू थिंक कि जस्ट मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है इनके बीच में? डायरेक्शन तो सबका सेम ही है, लेकिन मानो कि एक लाइन है मेरे पास, मानो कि लाल पेन मेरा लाइन है, ठीक है, ये है लाइन, देख पा रहे हैं आप लोग। इसके पैरेलल मानो कि एक इतना छोटा वेक्टर है यहाँ पे, फिर इसके ना थोड़ा पीछे ये बड़ा वेक्टर है, ठीक है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका डीआर इस छोटे वाले लाइन से भी आएगा, मतलब छोटे वाले वेक्टर से भी आएगा और बड़े वाले से भी आएगा, बात आ रहा समझ। तो एक लाइन के पास में कितना डीआर हो सकता है? अनंत, क्योंकि एक लाइन के पास में अनंत पैरेलल वेक्टर हो सकता है और हर पैरेलल वेक्टर जो लाइन से पैरेलल था सबका डीआर लाइन का डीआर। तो डीआर ऑफ अ लाइन इज नॉट यूनिक बट डीसी ऑफ अ लाइन इज यूनिक, क्योंकि वो डायरेक्शन कोसाइन है, वो अल्फा बीटा गामा पे डिपेंड कर रहा था। और खास बात सुनो, अगर आप दो वेक्टर ले लेते हैं, कोई भी दो वेक्टर, एकदम ध्यान से इमेजिन करना है, बहुत खास बात, बहुत बढ़िया बात है। मानो कि ये था, इसके पीछे मैंने बोला कि एक छोटा वेक्टर और एक बड़ा वेक्टर, ठीक है। इस छोटे वेक्टर का जो कंपोनेंट्स होगा वो बड़े वेक्टर के कंपोनेंट से मैच बिल्कुल नहीं करेगा। छोटे वाले का डीआर छोटे वाले का कंपोनेंट, बड़े वाले का डीआर बड़े वाले का कंपोनेंट। लेकिन थिंक थिंक थिंक, छोटे वाले का डीसी यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, बड़े वाले का डीसी अरे यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। तो डीसी किसी भी वेक्टर का, डीसी एक्चुअली वेक्टर का होता ही नहीं, डीसी होता है डायरेक्शन का, बात आया समझ। तो छोटे वाले का और बड़े वाले का डीसी क्या होगा? यूनिक होगा। लेकिन डीआर क्या होगा? डीआर तो यूनिक नहीं होगा, और डीआर भी कुछ होगा, डीआर में भी रिलेशनशिप होता है, अपन दिमाग पे जोड़ देंगे। ट्राई टू रिमेंबर, ट्राई टू रिकॉल द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। टू पैरेलल वेक्टर्स कैन बी रिटन एज स्केलर मल्टीपल, प्रोडक्ट मत बोलना, प्रोडक्ट मतलब फिर डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, स्केलर मल्टीपल ऑफ वन अनदर। दिस छुटकू वेक्टर इज पैरेलल टू द बड़कू वेक्टर। मान लो कि छुटकू वाला का नाम है ए और बड़कू का नाम है बी, सो ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर विल इंप्लाई व्हाट? ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। कंपोनेंट में इसको भी लिख दीजिए, कंपोनेंट में इसको भी लिख दीजिए। यहां आया a1i प्लस b1j प्लस c1k, प्लीज ब्रेन पे जोड़ देना, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a2i b2j c2k, लैम्डा घुसा दो, लैम्डा a2i लैम्डा b2j लैम्डा c2k। अरे i से i कंपेयर करो तो a1 इक्वल टू लैम्डा a2, b1 इक्वल टू लैम्डा b2, c1 इज इक्वल टू लैम्डा c2। लैम्डा का वैल्यू निकालो, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। क्या देखा कि दो पैरेलल वेक्टर का dr प्रोपोर्शनल होता है लेकिन dc यूनिक होता है। आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा आया, पूरा आया? याद रख पाएंगे इस चीज को? क्लियर है 100%? लिखिए सब बात को, लिखिए। फॉर वेक्टर्स देखो एक ही पॉइंट है खाली इसमें, लिखो द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर represents its dr, बस। एग्जाम्पल लिखो, इफ स्मॉल a वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, देन लिखना dr of a vector is equal to एकदम ध्यान से लिखो 1, 2, 3, बिना ब्रैकेट के। ब्रैकेट लगाते ही क्या बन जाएगा फिर से? पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फॉर लाइंस
लाइंस में लिखूं, if we have a line and we have a vector lying on it or parallel to it, lying on it or parallel to it, then the dr of the vector will represent the dr of the line, full stop. नीचे लिखो remarks about dr, नीचे लिखो नंबर वन लिखना, a line can have infinite set of dr. A line can have infinite set of dr, comma, it is never unique. Next point लिखो, dr of any two vectors which are parallel, dr of any two vectors which are parallel will be proportional. एक बार मेरी तरफ देखो, एक वेक्टर है a वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1 की, इसका dr क्या होगा? मजा नहीं आया, सुस्त हो गए आप लोग। a1, b1, c1, बस ij के हटाना है। एक और वेक्टर है p वेक्टर इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2 के, बोलो क्या होगा? a2, b2, c2, बस। और a वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर होने का मतलब है i बाई i इज इक्वल टू j बाई j इज इक्वल टू k बाई k। याद रख पाओगे? वेरी गुड, रीडिंग कर लो पूरा अभी तक फटाफट। रिलेशन बिटवीन dr and dc of a vector or a line, relation between dr and dc of a vector or a line। सपोज करो, यहां बोर्ड पर देखो, मान लो कोई एक वेक्टर है से a वेक्टर, ये a वेक्टर नहीं लेते, मान लो d वेक्टर, इसका नाम dr है a, b, c, और इसका dc है dc l, m, n। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बात कर रहा हूं? अच्छा, ये डी वेक्टर देखने में कैसा रहा होगा? ट्राई टू थिंक व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन दिस सेट ऑफ नंबर्स एंड दिस सेट ऑफ नंबर्स। नाउ दिस इज रिप्रेजेंटिंग कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। सुनो सोचो, मैं बोल रहा हूं एक सेकेंड। दिस इज जस्ट अ वेक्टर and this is representing the components of a unit vector in its direction. So can I say one thing like L equal to A by, अरे दिमाग पे जोड़ दीजिए, ये वेक्टर है, इसको जब आप यूनिट बनाने का ट्राई करेंगे, भाई ये किसका कंपोनेंट है? ये डी कैप का कंपोनेंट है। डी कैप जब बनाएंगे तो क्या बनेगा? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, नीचे क्या लगाएंगे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पे रूट। भाई जब तोड़ देंगे तो एल के पोजीशन पे क्या बन रहा है? ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम के पोजीशन पे क्या बन रहा है? समझ में आ रहा है आप लोग को? बस एम इज इक्वल टू बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड फाइनली एन इज इक्वल टू सी बाई रूट ओवर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक सेकंड रुकना, यहाँ मैं 2-3 फालतू बात करूंगा। ऐसा है देखो, ये तो ठीक है, ये सीबीएसई के लिए बहुत सही। सेवा वाले लोग लेकिन क्या करें कि इसमें प्लस माइनस लगाएं। एक्चुअल में क्या है, जब आप लाइन और वेक्टर्स ये सब का बात करते हो, इसका एक डायरेक्शन होगा और इसकी लाइक पैरेलल डायरेक्शन में और अनलाइक पैरेलल डायरेक्शन में, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यदि आप खोज लें तो उसके कंपोनेंट का आप डीसी कह सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा? अरे आ रहा है, सुनो, सोचो, ध्यान से सोचो, ये क्या है? वेक्टर। डीसी मतलब कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। अभी यूनिट वेक्टर इसके लाइक पैरेलल डायरेक्शन में भी हो सकता है और अनलाइक पैरेलल डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो लाइक पैरेलल के तो ठीक है, प्लस 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 में खेलते जाओ, जैसा है वैसा कंटिन्यू करो। और अनलाइक पैरेलल में यदि जाना चाहते हो तो इसी एल कॉमा एम कॉमा एन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? माइनस से। तो नियम से एल इज इक्वल टू होना चाहिए था प्लस माइनस ए बाई दिस प्लस माइनस बी बाई दिस प्लस माइनस सी बाई दिस, बट सीबीएसई प्रीफर्स ओनली प्लस, सो कोई समस्या नहीं, सेवा प्लस माइनस के साथ में खेले। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? और एक खास बात सुनो, ऐसा है डी आर यदि हमको मालूम हो तो बुद्धि का प्रयोग करके हम डीसी निकाल सकते हैं, और डीसी का वैल्यू यूनिक होता है, तो जितना बच्चा मिलकर डीसी निकालेगा सबका आंसर सेम आएगा। लेकिन कभी अगर डीसी मालूम हो तो डीआर निकालने की गलती मत कर। अब कभी कभी कोई कोई सिचुएशन में तो निकालेंगे, लेकिन इन जनरली वो फाइंड करके फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है बताओ? एल कॉमा एम कॉमा एन डीसी है, कोई बोला कि सर हम तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अब मैं बोलूंगा हमको 6 पसंद है, हम तो 6 से करेंगे। तो डीआर आपका वाला भी डीआर है क्योंकि वो 5 यूनिट का हो गया उस डायरेक्शन में, अब मेरा वाला भी डीआर है क्योंकि वो 6 यूनिट का हो गया उस डायरेक्शन में, अब वो यूनिट वेक्टर नहीं रहा, लेकिन हमारा आपका आंसर अलग अलग है। सो इन जनरली देयर विल बी नो क्वेश्चन इन विच वी विल मूव फ्रॉम डीसी टू डीआर। जनरली सवाल इसी बात पे बनेगा कि आप डीआर से डीसी बनाइए क्योंकि उसका यूनिक आंसर आता है सबका। नहीं आया समझ? थोड़ा आया कि पूरा है? कोई समस्या तो नहीं? सीबीएसई वाले लोग कभी भी प्लस माइनस यूज नहीं करो, क्लियर है? और ऐसे भी बहुत ही सिंपल एक थॉट है, सुनो, मैं अगर आपको कहूं कि देखो डीआर ले लो, डीआर ले लो मतलब क्या दिया मैंने आपको? वेक्टर की यूनिट वेक्टर। डीआर दिया मतलब क्या दिया? वेक्टर दिया। और डीसी पूछा मतलब क्या करना है? वेक्टर को यूनिट बनाओ, बस डीसी बता दो। तो इसीलिए लेकिन क्या है कि इतना अपन क्या है कि पेन नहीं उठाएंगे कि डीआर दिया है तो वेक्टर बनाएंगे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, सीधा बोलेंगे कि देखो डीआर यदि एबीसी है तो डीसी का मतलब है ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आया समझ कि नहीं आया समझ? मजाक तो नहीं कर रहे? अच्छा एक दो और बहुत सिंपल बात एकदम तेजी से कर लेते। स्पेस में एकदम ध्यान से, माथे पे बहुत जोर से सोचना जो मैं कहना चाहता हूँ। स्पेस कहाँ पे? स्पेस 2 पॉइंट, एक पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट है x1, बोलो आप लोग भी, y1 z1, एक पॉइंट है Q, ठीक है, Q का कोऑर्डिनेट आप लोग बताओ। अब हमको बोला गया कि PQ से ना एक लाइन पास होगा, मैं बोला ठीक है पास हो रहा होगा, फिर वो बोला कि अरे ठहर बताओ उसका डीआर क्या होगा। मैं बोला ये तो मजाक कर लिया, क्या अपन जवाब दे पाएंगे? क्या आपको सवाल समझ में आया? स्पेस में क्या है? 2 पॉइंट, एक पॉइंट का नाम कोऑर्डिनेट्स, दूसरा कोऑर्डिनेट्स। हमसे क्या पूछा गया? डीआर किसका? उस लाइन का जो उस पॉइंट से पास हो रहा है। हम बोले कि अरे ये क्या मजाक कर रहा है? इफ आई नो 2 पॉइंट्स इट मीन्स आई नो देयर पोजीशन वेक्टर, बोलो हाँ सर। एंड इफ आई नो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स आई कैन फाइंड वेक्टर पासिंग थ्रू देम, बोलो हाँ सर। एंड इफ आई नो वेक्टर अलोंग अ लाइन, वेक्टर का डीआर लाइन का डीआर सेम टू सेम की डिफरेंट डिफरेंट। एक बार पॉइंट का नाम फिर से याद दिलाओ हमको। P कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट का नाम Q कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2। अब सोचो वेक्टर का डीआर यानी कि PQ वेक्टर सोचो, बोलो डीआर क्या होगा? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, कॉमा 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 भी खेलेंगे क्या? उधर ब्रैकेट लगाएंगे अंदर बाहर? नहीं नहीं नहीं, उतना गलती नहीं करेंगे। ब्रैकेट लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा? लेकिन हमको क्या चाहिए? डीआर, तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। फिर वो बोला कि सुनो तुम बहुत इंटेलिजेंट लग रहा है हमको, डीआर बता ही दिए तुम, अब तुम डीसी बताओ हमको। नहीं नहीं बोलने का जरूरत नहीं है, मन में रखो। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? तो फिर बोल लो।
x1 बाय रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। फिर से वही सेम y2 माइनस y1 बाई z2 माइनस z1। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम सिंपल, पूरा कनेक्टेड है हर एक चीज। कोई भी चीज ना समझ में आए तो एकदम रोक के पूछो। क्लियर है यहाँ तक 100%? कोई बात नहीं, क्लास के बाद बात करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा सा ही और। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? क्या चर्चा क्या कर रहे थे हम लोग? dr ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट इन द स्पेस। ऑन नहीं होता, इन होता है। स्पेस मतलब समझ रहा है, इन द स्पेस। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? dr भी समझ गए हम, और हम क्या समझ गए? dc भी समझ गए। अब बस आखिरी बात, ऐसा सोचो x एक्सिस वो भी तो शायद लाइन ही है, y एक्सिस भी लाइन है, और z एक्सिस भी लाइन है। तो इसका जो dc है, dr का बात नहीं करेंगे, dc का बात करेंगे। इसका dc अपने लिए कॉमन सेंस का बात है, जी के, बस मालूम होना चाहिए अपने को। ठीक है, ट्राई टू थिंक x एक्सिस का खुद के साथ एंगल, y के साथ एंगल। एक बार चित्र मन में वापस सोच लें, देखें ऐसा था x y z। मैं बोल रहा था कि x भी तो बाई कैरेक्टर लाइन ही है, y भी बाई कैरेक्टर लाइन है, एंड z भी बाई कैरेक्टर लाइन है। वो भी कहाँ पे? 3 डायमेंशन में। अपन तो गरीब आदमी 2 डायमेंशन में धरती लोग पे घूम रहे हैं, ये लोग 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन में लाइन जो भी कोई बनता है, सबके पास में अपना अपना डीसी होता है, तो इनके पास भी इनका डीसी होगा। आज बस उसी बात पे रिसर्च कर रहे हैं हम, कौन है इनका डीसी, क्या है इसका डीसी, तो वो अपन निकालेंगे एंगल के मदद से। सोचो ये खुद के साथ क्या एंगल बना रहा है? 0। अभी डीसी नहीं बोलेंगे, अभी एंगल का बात चल रहा है, खाली गड़बड़ाना मत आप लोग। एंगल कितना? y के साथ, z के साथ, पल्ले पड़ा, कोई चिंता? यदि एंगल मालूम है तो डीसी का तरीका क्या था? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो बताओ x का डीसी क्या होगा? वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। y का बताओ? 0 1, पक्का ना? z का बता दो। बस आज तो खाना हजम हो जाएगा पूरा मुझे। वेरी गुड, बस इसके साथ डीआरडीसी का पूरा नौटंकी खत्म। लिखें, या एक सेकंड थोड़ा दिमाग को रेस्ट दे, सोच लें। मैं जरा उधर भी देख लूं क्या हो रहा है। कहां थे हम लोग? रिलेशन बिटवीन डीआर एंड डी। लिखो, इफ we have a vector d vector, if we have a vector d vector equal to ai cap plus bj cap plus ck cap, then it's a dr equal to a comma b comma c without bracket, dr equal to a comma b comma c without bracket, and let its dc be लिखना l comma m comma n, let its dc be l comma m comma n। नीचे लिखो clearly l equal to a by root over a square plus b square plus c square, सेवा वाले प्लस माइनस, m is equal to b by root over a square plus b square plus c square, and n is equal to c by root over a square plus b square plus c square। ठीक है, एक बार मेरी तरफ देख लो। देखो dr मालूम रहने से इतना कष्ट नहीं लेंगे कि dr से पहले वेक्टर बनाओ, यूनिट बनाओ और फिर लिखो, सीधा एकदम डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात लिखो, dr and dc of a line passing through 2 points, ये डायग्राम बना दो तेजी से। एक लाइन जो पास हो रहा है x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 से। ठीक है, सीधा ही लिखो, dr इक्वल टू x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। अब ब्रैकेट में नहीं होगा, वो ये ठीक है, ये ब्रैकेट लगा सकते, वो ब्रैकेट नहीं लगा सकते।
मतलब एकदम से शुरुआत में ओपन एकदम अंत में क्लोजिंग, वैसा ब्रैकेट नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा सुनो, आप लोग तो खुशी खुशी बोल दी कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब कोई बच्चा उठ के यदि बोले कि सर x1 माइनस x2 का क्या होगा, भाई वो भी dr है, dr पहले ही बोल दिया यूनिक नहीं होता है, तो वो भी करेक्ट, ठीक, मन में चिंता ना करना। नेक्स्ट लिखो dc इक्वल टू, लिखा दूं कि मन में सोच लोगे, मन में सोच, लंबा एक्सप्रेशन होगा ना उसका, एक का लिखा देते हैं, लिखो x2 माइनस x1 बाई रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, कॉमा y2 माइनस y1 नीचे लिखना डू, कॉमा z2 माइनस z1 नीचे लिखना डू। ये डीसी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट बात लिखो, डीसी ऑफ एक्स एक्सिस, डीसी ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू 1 0 0 1 0 0। अच्छा ब्रैकेट लगा रहे हो क्या, ब्रैकेट लगाने से क्या हो जाएगा, अपने को क्या चाहिए, डीसी, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो डीसी ऑफ वाई एक्सिस इक्वल टू 0 1 0 एंड डीसी ऑफ जेड एक्सिस इक्वल टू 0 0 1। इसके साथ आप लोग का पहला इंपॉर्टेंट क्लास खत्म। दूसरा इंपॉर्टेंट क्लास में पूरा होगा लाइन का थियोरी, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में होगा प्लेन का थियोरी। चलो आज के लिए इतना ही।